अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करना है, जिसका नेम है सेल्स एंड टिश्यूज। ठीक है, ये जो आपका चैप्टर है, यहाँ पे आपका स्टार्ट में इंट्रोडक्शन था माइक्रोस्कोप के बारे में, और ये हिस्ट्री आपने पढ़नी थी, इस वजह से मैंने आप लोगों को बुक से समझाना ज़्यादा बेहतर समझा है। यहाँ से हम देखते हैं, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। विंग ऑफ अ बटरफ्लाई इज अ थिन शीट ऑफ सेल। जो विंग्स होते हैं बटरफ्लाई के, वो थिन शीट ऑफ सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। एंड सो इज़ द शाइनी लेयर ऑफ ओवर आइज। जो शाइनी लेयर्स होती हैं हमारी आइज़ की, वो भी इसी तरीके से सेल से मिलकर बनी होती हैं। दी मीट वी ईट इज़ कम्पोज ऑफ सेल्स एंड इट्स कॉन्टेंट सोन बिकन पार्ट ऑफ ओवर सेल। जो मीट होता है वो भी हमारे पास किससे मिलकर बना होता है? सेल से। ठीक है, उसके जो कॉन्टेंट्स हैं वो सेल के ऊपर, सेल से सारे मिलकर बने हुए होते हैं। Our eyelashes, fingernails, orange juice, the wood of our pencil, all are produced by cells. In this chapter, we will take a close look at cell and learn about their internal structure. इस चैप्टर में हम सेल के बारे में देखेंगे, उसके अलावा हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे। We will also learn how specific cell group together to form tissue. और देखेंगे कि हम किस तरीके से जो स्पेसिफिक सेल होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं और टिश्यू बना देते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल्स। जो तमाम ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? सेल से। सम आर कंपोज ऑफ अ सिंगल सेल। कुछ जो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं। एंड सम लाइक अस, और कुछ हमारे जैसे ऐसे हैं जो कंपोज ऑफ मैनी सेल्स, बहुत ज़्यादा सेल से मिलकर बने हैं। ये आपके चैप्टर नंबर 1 में भी मैंने आपको समझाया था कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम यूनिसेलुलर कहते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो ज़्यादा, एक से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, मैनी सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, जिन्हें मल्टीसेलुलर कहते हैं। इसकी एग्जांपल हम हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है माइक्रोस्कोपी एंड द इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी। द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ नोन एज माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोप के यूज़ को क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोपी। द फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिवेल्प्ड बाय ज़ेचरिस जेनसन इन हॉलैंड इन 1595। सबसे पहली जो माइक्रोस्कोप थी वो हॉलैंड के एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी 1595 में। इट वॉज सिंपली अ ट्यूब विद लेंस। ये एक सिंपल ट्यूब थी जिसके ऊपर लेंस लगा हुआ था। एच एंड इट्स मैग्निफिकेशन रेंज, इसकी जो मैग्निफिकेशन रेंज थी वो 3x to 9x थी। ठीक है, टू इम्पोर्टेंट टर्म्स आर यूज इन माइक्रोस्कोप। दो इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं जो माइक्रोस्कोप में बार बार यूज़ होती हैं। कौन सी हैं? मैग्निफिकेशन एंड रिजॉल्विंग पावर। मैग्निफिकेशन एंड रिजॉल्विंग पावर। मैग्निफिकेशन, अब देखते हैं हम मैग्निफिकेशन क्या है। मैग्निफिकेशन इज द इंक्रीज इन द अपीयरेंस साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट इज़ एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन माइक्रोस्कोप। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद होता है उसके अपीयरेंस, वो जो अपीयरेंस है उसकी, उसके साइज में इजाफा होने को हम क्या नाम देते हैं? मैग्निफिकेशन। इंक्रीज होता है साइज में ऑब्जेक्ट के। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है माइक्रोस्कोपी का। दूसरा जो है वो है रिजॉल्विंग पावर और रेजोल्यूशन। इट इज़ द मेजर ऑफ द क्लियरिटी ऑफ इमेज। रेजोल्यूशन में हम क्या करते हैं कि ये क्लियर करता है, जो ऑब्जेक्ट हमने इंक्रीज तो कर दिया है लेकिन उसको क्लियर कट कौन करता है? रेजोल्यूशन या रिजॉल्विंग पावर। ह्यूमन एक आई कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन 2 पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंस कर सकती है विच आर एटलीस्ट 0.1 मिलीमीटर अपार्ट, जो कम अज़ कम 0.1 मिलीमीटर अपार्ट हो। दिस इज़ नोन एज रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई। ये ह्यूमन आई की रेजोल्यूशन है। ठीक है, इफ़ वी प्लेस टू ऑब्जेक्ट 0.05 मिलीमीटर अपार्ट, ह्यूमन आई वुड नॉट एबल टू डिफ्रेंशिएट दैम एज टू सेपरेट ऑब्जेक्ट। ह्यूमन इसमें क्यों नहीं कर सकेगी? क्योंकि उसकी रिजॉल्विंग पावर जो है वो 0.1 है, जबकि हम 0.05 वाला ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तो वो उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकेगी। मैग्निफिकेशन एंड रिजोल्यूशन कैन बी इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ लेंसेज। मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन को हम इंक्रीज किसकी मदद से कर सकते हैं? लेंसेज की मदद से। लाइट माइक्रोस्कोपी एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। नाउ टू टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। दो टाइप्स हैं माइक्रोस्कोप की, लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आर यूज इन माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी में दो तरह की माइक्रोस्कोप्स हैं, लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सबसे पहले हम देखते हैं लाइट माइक्रोस्कोप को। अ लाइट माइक्रोस्कोप वर्क्स बाय
पासिंग विजिबल लाइट थ्रू आ स्पेसिमन, जब जो स्पेसिमन कहते हैं उस ऑब्जेक्ट को जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, उसमें से अगर जब लाइट गुजरेगी तो तब हम उसको देख सकेंगे। इट यूज टू ग्लास लेंसेज, ये 2 ग्लास लेंसेज का इस्तेमाल करती है। वन लेंस प्रोड्यूस एन इन लार्ज इमेज, एक लेंस जो होता है वो बड़ा इमेज प्रोड्यूस करता है ऑफ द स्पेसिमन, एंड द सेकंड लेंस मैग्निफाइड द इमेज एंड प्रोजेक्ट्स इट इनटू व्यूअर आई आर ऑन टू फोटोग्राफिक फिल्म। ये क्या, दूसरा जो लेंस होता है उसका काम ये होता है कि वो सब्जेक्ट के जो हमारे पास इमेज आ रहा है उसको मैग्नीफाई करता है। आ फोटोग्राफ टेकन थ्रू आ माइक्रोस्कोप इसका माइक्रोग्राफ, और वो फोटोग्राफ जो हम माइक्रोस्कोप से लेते हैं उसको क्या नाम देते हैं, माइक्रोग्राफ। यहाँ पे ब्लॉक में देखें, व्हेन वी सी आ माइक्रोग्राफ ऑन द प्लेस ऑफ बुक, जब हम कोई भी बुक के ऊपर माइक्रोग्राफ देखते हैं तो उसके साथ लिखा होता है वी सी सम वर्ड्स लिखे होते हैं लाइक LM109X, ठीक है, प्रिंटेड अलोंग द एज ऑफ द माइक्रोग्राफ। जो माइक्रोग्राफ होता है उसके नीचे ये चीज़ मेंशन होती है, ठीक है। It tells us that the photo micrograph was taken through a light microscope। ये बताता है कि ये जो पिक्चर है वो कहाँ से ली गई है, माइक्रोस्कोप से ली गया है। was taken through a light microscope and that the image has been magnified 109 times। क्योंकि 109x लिखा है तो इसका मतलब है कि वो जो इमेज है वो 109 टाइम्स इंक्रीज़ किया गया है। नीचे देखें, यहाँ पे आपके पास लाइट माइक्रोस्कोप की डिफरेंट शेप्स दी गई हैं। ये सबसे पुरानी है, उसके बाद जो कुछ अर्से बाद आई ये जदीद है हमारे पास। अ लाइट माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट ओनली अबाउट 1500 टाइम्स विदाउट कॉजिंग ब्लरनेस। ये 1500 टाइम्स इंक्रीज़ करती है ऑब्जेक्ट के इमेज को, मैग्नीफाई करती है। इट्स मैग्नीफिकेशन इज़ 1500x, इट्स रिजॉल्विंग पावर इज़ 0.2 माइक्रोमीटर। इसकी जो रिजॉल्विंग पावर है वो 0.2 माइक्रोमीटर है, एंड 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1000 मिलीमीटर। इन अदर वर्ड्स द LM कैन नॉट रिजॉल्व ऑब्जेक्ट्स स्मॉलर दैन 0.2 मीटर। इसका मतलब ये है कि जो लाइट माइक्रोस्कोप होती है वो 0.2 माइक्रोमीटर से जो छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं उनको रिजॉल्व नहीं कर सकती। इट इज़ अबाउट द साइज ऑफ द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, और ये जो 0.2 माइक्रोमीटर है ये सबसे छोटा जो बैक्टीरिया है उसका साइज है। द इमेज ऑफ बैक्टीरियम कैन बी मैग्नीफाइड मैनी टाइम्स बट लाइट माइक्रोस्कोप कैन नॉट शो द डिटेल ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। ये इमेज को बढ़ा तो देती है लेकिन उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसको मॉडिफाई करके नहीं बता सकती, उसकी डिटेल नहीं हमें बता सकती। देख तो सकते हैं हम लेकिन उसकी डिटेल नहीं बता सकती। यहाँ पे नीचे देखें, लाइट माइक्रोस्कोप व्यू है अमेबा का लेफ्ट साइड पे और यूनिसेलुलर ऑब्जेक्ट का राइट साइड पे। देखें हमें ऑब्जेक्ट में नज़र तो आ रहा है कि ये कोई चीज़ है, लेकिन उसके जो इंटरनल पार्ट्स हैं वो हम लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से नहीं देख सकते क्योंकि उसका साइज़ ज़्यादा स्मॉल है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इट इज़ मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप की ज़्यादा एडवांस फॉर्म है। इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट्स एंड लेंस आर प्लेस्ड इन आ वैक्यूम चैम्बर में रखे जाते हैं, एंड अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पास थ्रू द ऑब्जेक्ट, और बीम इलेक्ट्रॉन की बीम जो होती है वो उस ऑब्जेक्ट से पास करवाई जाती है। इलेक्ट्रॉन पास थ्रो आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑब्जेक्ट एंड मेक इमेज। जब इलेक्ट्रॉन वहाँ से गुजरते हैं तो उसके नतीजे में इमेज प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज enlarge and focus the image onto a screen or photographic film। ये स्क्रीन पर या फोटोग्राफिक फिल्म पर उसको मॉडिफाई करके दिखाते हैं ऑब्जेक्ट को जो हमने स्टडी करना होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज़ मच हायर रिजॉल्विंग पावर देन लाइट माइक्रोस्कोप। इसकी रिजॉल्विंग पावर लाइट माइक्रोस्कोप की निस्बत बहुत ज़्यादा होती है। द मोस्ट मॉडर्न इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन डिस्टिंग्विश ऑब्जेक्ट्स एज स्मॉल एज 0.2 नैनोमीटर। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है वो डिस्टिंग्विश कर सकती है कितने हद तक, 0.2 नैनोमीटर तक, और 1 नैनोमीटर डिवाइड देख लें इतना ज़्यादा है। इट इज़ 1000-fold इम्प्रूवमेंट ओवर लाइट माइक्रोस्कोप। इसकी जो इम्प्रूवमेंट है वो 1000-fold से ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन मॉडिफाई ऑब्जेक्ट अबाउट 250,000 टाइम्स। ये ऑब्जेक्ट को 250
1000 टाइम्स ज़्यादा जो है मॉडिफाई कर सकती है, मैग्नीफाई कर सकती है। अंडर स्पेशल कंडीशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन डिटेक्ट इंडिविजुअल एटम। ये एटम को भी स्पेशल कंडीशन अप्लाई करने के बाद ये एटम को भी हम देख सकते हैं इसकी मदद से। सेल ऑर्गेनेलिज एंड इवन मालिक्यूल्स लाइक डीएनए प्रोटीन आर मच लार्जर दैन सिंगल एटम। जो हमारे पास सेल होते हैं ऑर्गेनेली, यहाँ तक कि डीएनए प्रोटीन वगैरह जो हैं वो भी एटम से बड़े होते हैं। बायोलॉजिस्ट यूज 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की 2 टाइप्स हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, इन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू द स्पेसिमेन। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो स्पेसिमेन से ट्रांसमिटेड होते हैं। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर। ये इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे देखें ब्लॉक में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज़ रेवोल्यूशनाइज द स्टडी ऑफ सेल्स एंड ऑर्गेनेल्स। इसने जो सेल्स और ऑर्गेनेली की स्टडी थी उसको मज़ीद इजाफा किया है। बट इट कैन नॉट बी यूज टू स्टडी लाइफ प्रोसेसेस। ये लाइफ प्रोसेसेस को स्टडी करने के लिए यूज़ नहीं हो सकती, बिकॉज स्पेसिमेन मस्ट बी हील्ड इन अ वैक्यूम चैम्बर। क्योंकि स्पेसिमेन को हम वैक्यूम चैम्बर में रखते हैं। ऑल एयर मस्ट बी रिमूव। वैक्यूम चैम्बर ऐसा चैम्बर होता है जिसमें सारी एयर वगैरह को जो होता है वो रिमूव कर लिया जाता है। टू स्टडी द लाइफ प्रोसेस फॉर एग्जांपल मूवमेंट अमेबा लाइफ माइक्रोस्कोप इज़ बेटर। और लाइफ प्रोसेस को स्टडी करने के लिए जैसे हम अमेबा का स्ट्रक्चर देखते हैं या अमेबा के हम लाइफ साइकिल देखते हैं, उसके लिए हमें लाइट माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे देखिए आपके पास ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखिए की पिक्चर दिखाई गई है, और साथ में जो उससे ऑब्जेक्ट का हमने स्पेसिमेन का व्यू लिया है वो भी मेंशन किया गया है। In scanning electron microscope, electrons are reflected from the metal coated surface. metal coated surface से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ सेल सर्फेस। ये सेल का जो सरफेस का स्ट्रक्चर होता है उसको स्टडी करने के लिए स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पे आपके देखें टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी। हिस्ट्री देखनी है हमने, तारीख की तरफ जाना है। तारीख में हमने देखे हैं किस तरीके से सेल थ्योरी वजूद में आई। In the history of biology, ancient Greeks were the first who organized the data of natural world. ग्रीक के जो थे वो सबसे पहले उन लोगों ने इस डाटे को ऑर्गेनाइज किया। एरिस्टोटल प्रेजेंटेड द आइडिया दैट ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर somehow related. एरिस्टोटल ने ये आइडिया दिया था कि किसी न किसी तरीके से एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो आपस में रिलेटेड हैं। Later, this idea gave rise to question like, is there a fundamental unit of structure shared by all organisms? कि यहाँ पे कोई fundamental unit है structure का, ठीक है? But before microscope were first used in 17th century, no one knew with the certainty that living organism do share a fundamental unit cell. यहाँ पे वो ये बात बता रहे हैं कि जब तक 17वीं सदी तक जब तक हमारे पास माइक्रोस्कोप की इजाद नहीं हो सकी थी, तब तक किसी को भी नहीं पता था कि जो हमारे पास सेल है वो फंडामेंटल यूनिट है लाइफ का। सेल वर फर्स्ट डिस्क्राइब बाय अ ब्रिटिश साइंटिस्ट ने सेल को डिस्क्राइब किया। रॉबर्ट हुक इन 1665 ही यूज हिज सेल्फ मेड लाइट माइक्रोस्कोप। उसने अपनी सेल्फ मेड के मतलब उसने खुद से बनाई थी माइक्रोस्कोप, वो यूज़ की एग्जामिन करने के लिए अ थिन स्लाइस ऑफ कोर के स्लाइस को ऑब्जर्व करने के लिए। हुक ऑब्जर्व्ड अ हनी कॉम्ब ऑफ टिन एम्प्टी कंपार्टमेंट। जिस तरह हमारे पास शहद की मक्खियों का छत्ता होता है ना, छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने होते हैं, इस तरीके से इसने भी जो ऑब्जर्व किया वो वैसे ही स्ट्रक्चर था। ही कॉल्ड द कंपार्टमेंट्स इन कोर्क एज सेलुली। उसने उसे सेलुली का नाम दिया। हिज टर्म हैज़ कम टू अस एज सेल। उसकी जो टर्म थी वो हम तक सेल की सूरत में आई। द फर्स्ट लिविंग सेल्स वर ऑब्जर्व्ड अ फ्यू ईयर लेटर बाय डच न्यूट्रलिस्ट एंटोनी वान लीवानहुक। He observed tiny organisms under his microscope and called them as animalcules. सबसे पहले जो हमारे पास टर्म यूज़ की है वो डच न्यूट्रलिस्ट ने की थी। उसने छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो थे वो माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किए थे। फॉर अनदर सेंचुरी एंड हाफ, अगली सदी और हाफ तक, 1.5 सदी के बाद जनरल इंपॉर्टेंस ऑफ सेल वाज नॉट अप्रिशिएटेड बाय बायोलॉजिस्ट। जो इंपॉर्टेंस है सेल की वो नहीं अप्रिशिएट किएगी।
In 1809, John Baptist de Lamarck proposed that no body can have life if its parts are not cellular tissue are not formed by cellular tissues. इसने ये बात की थी जॉन बैप्टिस्ट डी लेमार्क में कि किसी भी बॉडी के अंदर लाइफ नहीं होगी जब तक उसके अंदर सेलुलर टिश्यूज़ ना हो, सेल्स ना हो, तो वो बॉडी लाइफ के बगैर होगी अगर जिसमें ये चीज़ें प्रेजेंट नहीं होती। In 1831, a British botanist Robert Brown discovered nucleus in the cell. Robert Brown ने 1831 के में न्यूक्लियस डिस्कवर किया था सेल के अंदर। In 1838, a German botanist Matthias Schleiden studied plant tissues and made the first statement of the cell theory. इसने क्या किया था, प्लांट टिश्यू को स्टडी किया था और पहली स्टेटमेंट दी थी सेल थ्योरी की। He stated that all plants are aggregates of individual cells. उसने ये बताया था कि जो तमाम प्लांट्स होते हैं वो सेल के आपस में एग्रीगेट करने से वजूद में आते हैं, विच आर फुली इंडिपेंडेंट, जो इंडिपेंडेंट होते हैं, अपना काम खुद करते हैं। 1 year later, 1839, a German zoologist Theodor Schwann reported that all animals' tissues are composed of individual cells. इसके बाद इस साइंटिस्ट था श्वान जिसने ये कहा था कि जो एनिमल्स हैं, पहले वाले ने क्या किया था, शील्डन ने प्लांट्स के बारे में बताया था कि वो सेल पर मुश्तमिल होते हैं। इसने ये बताया है, जोलॉजिस्ट था तो इसने एनिमल्स के बारे में बताया था कि वो सेल पर मुश्तमिल होते हैं। द शील्डन एंड श्वान प्रपोज सेल थ्योरी इन इट्स इनिशियल फॉर्म। इन्होंने इनिशियल फॉर्म में सेल थ्योरी प्रपोज की थी। In 1855, Rudolf Virchow, a German physician, proposed an important extension of cell theory. उसने important extension दी थी cell theory के बारे में। He proposed that all living cell arise from pre-existing cell. उसने ये Rudolf Virchow का ये कहना था कि जो तमाम cells होते हैं, जो new cells बनते हैं, वो पुराने cell से मिलकर बने होते हैं। In 1862, Louis Pasteur provided experimental proof. Louis Pasteur ने इसका experimental proof दिया था। ठीक है। सेल थ्योरी इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल नॉलेज इन बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर जो नॉलेज है, फंडामेंटल नॉलेज है, उसमें सेल थ्योरी इंपॉर्टेंट रखती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आफ्टर द इट हैज़ वाइड रेंज ऑफ फैक्ट्स इन ऑल फील्ड्स ऑफ फील्ड। इसकी रेंज जो है वो वाइड है, ये रिसर्च से रिलेटेड है। After the initial presentation of cell theory by Sheldon and Schwann, many details of cells were studied and cell theory was extended. इनिशियल प्रेजेंटेशन सेल थ्योरी के बाद, शील्डन और शिवान के वर्क के बाद बहुत ज़्यादा डिटेल सेल के बारे में जानी गई। सेल थ्योरी इन इट्स मॉडर्न फॉर्म इंक्लूड फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। मॉडर्न फॉर्म में जो प्रिंसिपल है वो ये हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ वन और मोर सेल। तमाम ऑर्गेनिज्म एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। सेल्स आर द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल जो हैं वो छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर मुश्तमिल हैं। द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, ये बेसिक यूनिट है ऑर्गेनाइजेशन का। सेल्स अराइज ओनली बाय डिवीजन इन प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल। सेल उस टाइम ही बनेंगे जो पहले से मौजूद सेल में डिवीजन होगी तो उसके नतीजे में न्यू सेल वजूद में आएंगी। ये तीनों प्रिंसिपल्स हैं। नीचे देखें, आपके पास टॉपिक है सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल्स। ठीक है। According to the first principle of the cell theory, our organism are composed of one or more cell. एक organism एक या एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होता है। Viruses, prions and viroids are not composed of cells. वायरसेस के बारे में पढ़ा था हमने, उसमें प्रायोन्स भी हैं, वायरोड्स भी हैं, ये सेल्स पे मिलकर नहीं बने होते। रादर दे आर सब सेलुलर ए सेलुलर पार्टिकल। ये सेल नहीं है, ये सब सेलुलर या ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं। दे डू नॉट रन अवे मेटाबॉलिज्म इनसाइड देम। इनके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होता जिसे वो चलाएं। दे शो सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। दे कैन इंक्रीज इन नंबर एंड कैन ट्रांसमिट दियर कैरेक्टरिस्टिक टू नेक्स्ट जनरेशन। ये कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म वाली हैं। कौन कौन सी कि ये साइज में इंक्रीज हो सकते हैं और अपनी जनरेशन बढ़ाते हैं। वी नो डैट सच ए सेलुलर पार्टिकल्स आर नॉट क्लासिफाइड इन एनी ऑफ 5 किंगडम ऑर्गेनिज्म। हम ये बात जानते हैं कि इनको हम किसी भी 5 किंगडम ग्रुप में नहीं रखते। नेक्स्ट पेज पे आए, यहाँ पे आपके पास साइंटिस्ट का वर्क बताया गया है शॉर्ट फॉर्म में और साथ में सन लिखे हुए हैं, ये आपने याद करने हैं। ये MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट ब्लॉक है। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं इस तरीके से बुक ज्वाइन करके थोड़ा सा समझा देती हूँ। ये जेंसिन 1590 के बारे में है, इन्वाइटेड माइक्रोस्कोप। रॉबर्ट हुड के बारे में है, डिस्कवर सेल किया था 1665 में। AB लिवान के बारे में है,
कि ऑब्जर्व माइक्रोस्कोप क्या था, लिमार के बारे में है, ये सारा जो पीछे पड़ा हुआ है उसका एक टेबल बना के आपको मज़ीद डिटेल से बताया गया। ठीक है, ओके क्लास, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी बात, सारा ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, आपने अच्छे से इसको लर्न करना है, कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, और जो आपको होमवर्क दिया जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह वो भी आप लोगों ने करने होंगे। ठीक है, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।